नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है टिहरी से, जहां के देवप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां एक मैक्स जीप हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग इसमें घायल हो गए हैं। शिव मूर्ति के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त टिहरी से, जहां के देवप्रयाग से खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है हादसा हुआ है। एक मैक्स जीप हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 6 लोगों की तो मौत हो गई है, जबकि 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। शिव मूर्ति के पास ये हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं कपिल पवार। कपिल, कैसे ये हादसा हुआ है? जी दीपाली, देवप्रयाग से 10 किलोमीटर ऋषिकेश की तरफ शिव मूर्ति के पास ये हादसा हुआ है, और जिसमें अब तक सूचना है कि 7 की मौत हो चुकी है और 6 लोग घायल हुए हैं। जो मैक्स गाड़ी थी, साफ तौर से वो ओवरलोडिंग थी, क्योंकि 9 सीटर ये होती है, जबकि इसमें 13 लोग बैठे हुए थे। और जो बच्चे यहाँ पे घायल अवस्था में श्रीनगर बेस अस्पताल में आए, उसका कहना भी ये है कि गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं थी, और जिस कारण ये हादसा हुआ है ये माना जा सकता है। अभी जो वहाँ पे स्थिति है, रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि गहरी खाई में गाड़ी गिरी। अब तक जो मृतक है उनको नहीं निकाला जा पाया। वहीं जो घायल है उन्हें श्रीनगर लाया जा रहा है। 2 घायलों को अब तक ला चुके हैं, वहीं 5 घायलों को लाया जा रहा है। जी कपिल, कुल कितने लोग इसमें सवार थे और किसकी लापरवाही इसमें सामने आ रही है? निश्चित रूप से लापरवाही, क्योंकि जो मैक्स गाड़ी होती है 9 सीटर गाड़ी होती है, और जबकि इसमें 13 लोग बैठे हुए थे, और इसमें टोटल 13 लोग थे, जिसमें से 7 की मौत हो चुकी है और 6 लोग इसमें घायल हुए। तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि ये एक बड़ी लापरवाही है कि इस तरह से ओवरलोडिंग गाड़ी आ रही थी और जो हादसे की शिकार हो गई। जी, यानी कि कपिल, जो मैक्स जीप थी, ये लोग जो उसमें सवार थे, ये उनकी खुद की गाड़ी नहीं थी? नहीं, ये जो मैक्स सर्विस है ये टैक्सी यूनियन की सर्विस है, और टैक्सी यूनियन के थ्रू ये गाड़ियां चलती है, जो देहरादून रिस्पना पुल से चलती है और श्रीनगर या फिर अन्य स्टेशनों के लिए चलती है। और ये गाड़ी भी एक सवारी गाड़ी थी, जिसमें ये अलग अलग परिवार के लोग शामिल थे। जी, तो कपिल, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बताया जा रहा है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो गहरी खाई में गिर गई है ये मैक्स जीप, जिसमें बताया जा रहा है 6 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन और भी अभी रेस्क्यू चल रहा है। 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। काशीपुर से एक खबर है, जहां पर विजिलेंस की टीम ने इलाज के बदले पैसे लेने के आरोप में राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर बीसी जोशी को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना ठाकुरद्वारा के एक शख्स गिरवर चौहान ने 3 दिन पहले इलाज के बदले पैसे मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम सक्रिय हुई और डॉक्टर्स से इलाज के बदले रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की टीम को आरोपी डॉक्टर के घर से 6 लाख बरामद हुए हैं। तो डॉक्टर के घर से 6 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं चारधाम यात्रा की। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 21 अप्रैल को खुल रहे हैं। इसी के साथ चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से अभी तक रास्ते खस्ता हाल पड़े हुए हैं, उससे चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देखिए एक रिपोर्ट। लगभग हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो गई है। सबको जो जिम्मेदारी विभागों को दी है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन जहां तक बर्फ है उसको बर्फ हटने के बाद उस पर कुछ काम और उतना समय हम पे रहेगा कि हम जहां पर बर्फ है, जब हम बर्फ हटाएंगे उसके बाद हमको इतना समय मिलेगा, हम उस काम को पूरा कर लेंगे जितने भी। मैं समझता हूं कि जो भी लोग यात्रा करने के लिए उत्तराखंड में आएंगे, यहाँ की यात्रा बिल्कुल सुरक्षित होगी और सुगम होगी। सुना आपने, इसी तरह के दावे शासन और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये जमीनी हकीकत है? ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जो अभी तक पूरी तरह से खुल भी नहीं पाया है। वहीं आपदा के बाद उभरे दर्जनों भूस्खलन जोन के लिए अस्थायी ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं हो पाया है। यानी यात्रियों को हिचकोले खाकर यात्रा करनी पड़ेगी। ऊपर से खराब मौसम परेशानियां और बढ़ा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को खुल रहे हैं और यात्रा शुरू होने में कम ही दिन बचे हैं। बावजूद इसके हनुमान चट्टी के पास रंडाक ग्लेशियर तक ही हाईवे खुल पाया है, जबकि रंडाक बैंड से बद्रीनाथ तक 10 किलोमीटर की दूरी है। ऐसा ही हाल गौचर से हनुमान चट्टी के बीच का है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा भूस्खलन जोन हैं। इस पर कमेड़ा, लामबगढ़ और सिरोपगढ़ सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इन भूस्खलन जोन में हल्की बारिश में ही सड़क बाधित हो जाती है।
उस पर यात्रा मार्ग पर अभी तक पूरी तरह से मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं हो पाई हैं। ऐसा ही हाल केदारनाथ मार्ग का है। केदारनाथ मार्ग में अभी तक ना ही बिजली और न ही घोड़ा खच्चर और यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था हो पाई है, क्योंकि अभी रामबाड़ा के ऊपर बर्फ पड़ी है। केवल गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल मार्ग खोला गया है। वहीं केदारनाथ में 25 हट्स का निर्माण होना है, जबकि 12 हट्स ही बनाए गए हैं और जो बनी हैं, उनमें कुछ बर्फ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 100 टेंट्स और 25 बायो टॉयलेट्स बनने हैं, जो अभी तक नहीं बने हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए अभी छोटे वाहन ही जा सकते हैं। अभी तक बड़े वाहनों के लिए रास्ता नहीं बन पाया है। चारधाम यात्रा के 2 और अहम पड़ाव गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मार्ग का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ रास्तों की हालत का जायजा लेने पहुँचे लोक निर्माण विभाग के सचिव अमित नेगी सड़कों का हाल देखकर हैरान रह गए, जिसके बाद उन्होंने टिहरी के चीफ इंजीनियर को जांच के आदेश दिए हैं। हमारा यमुनोत्री के कुछ स्ट्रेचेस में इस तरह की शिकायतें हमारी आई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं टिहरी और उत्तरकाशी के मिस्टर बिरला, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना के एक जांच कमेटी बना दी है, जो अपना पूरा रिपोर्ट देखेगी कि किस वजह से ये इस तरह की खामियां उभर के आई हैं, और यदि इसमें कोई हमारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यमुनोत्री हाईवे पर बड़कोट से धरासू की तरफ सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। राड़ी टॉप से धरासू बैंड पर सड़क 100 से 150 मीटर तक रास्ता खस्ताहाल हो चुका है। ऐसा ही हाल बड़कोट से यमुनोत्री धाम तक का है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जबकि यमुनोत्री धाम मार्ग में धरासू बैंड से गंगोत्री तक 13 भूस्खलन जोन हैं, जिनमें 4 भूस्खलन जोन पर अभी भी कार्य चल रहा है। हल्की सी बारिश में भी मार्ग बाधित हो सकता है, जबकि सड़क में भी जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, यानी बिना हिचकोले खाए यात्रा संभव नहीं होगी। इन्हीं सारी कमियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिना पूरी तैयारी के यात्रा शुरू कराना यात्रियों को कड़वे अनुभवों के लिए दावत देना है, जिसका असर आने वाले वक्त में उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ेगा। जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा मत आंकिए। जितना हम कर सकते हैं यात्रा में उसको करने से हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा इस प्रकार की कठिनाई होगी और इसको अभी नहीं रखवाएंगे। प्रकृति है, लोग समझ। 15 अप्रैल तक सड़कों का काम पूरा होना है, लेकिन जो हालात हैं उनमें संभावनाएं कम ही दिखाई देती हैं। उस पर अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में अगर बारिश हुई तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी और कई जगहों पर भूस्खलन परेशान करेगा। ऐसे में यात्रा प्रबंधन किस तरह से होगा, बड़ा सवाल है। चमोली से पुष्कर चौधरी, रुद्रप्रयाग से हरेंद्र नेगी और उत्तरकाशी से देवेंद्र रावत के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया। तो 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, जिसके लिए 12,000 श्रद्धालुओं ने बुकिंग कराई है, जिससे चारधाम यात्रा से जुड़ा प्रबंधन भी खुश है। चारधाम यात्रा का तीसरा पड़ाव यानी केदारनाथ धाम यात्रा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि 2013 में हुए भारी विनाश के बाद भी श्रद्धालु भोले के दर्शन के लिए उत्साहित दिख रहे हैं और अब तक देश भर से करीब 12,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ जाने की इच्छा जताई है और इसके लिए बुकिंग कराई है। 12,000 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन हमारा केदारनाथ जी के लिए अलग से हो रखा है, जिसका जो कि एक रजिस्टर्ड हमारे जो यात्री आ रहे हैं। और फिर जो नॉर्मल यात्री होता है, जो एक प्राय निकलता रहता है, उसका नंबर अलग है। तो हमारी तैयारी केदारनाथ में प्रतिदिन 3,000, 4,000, 5,000 यात्री को लेने की आराम से है। अधिकारियों का दावा है कि यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और जो डेंजर जोन बने हुए हैं उन जगहों पर SDRF की टीमें मशीनों के साथ मौजूद रहेंगी और लोगों के ठहरने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। चाहे वो मंदिर समिति के पदाधिकारी हों, चाहे हमारे जिलाधिकारी हों, चाहे SDM साहबान हों, चाहे इंजीनियर साहबान हों, सब लग कर कार्य कर रहे हैं और काफी हद तक सुधार भी हुआ है। जो फीडबैक मिल रहा है वो काफी पॉजिटिव है। तो केदारनाथ जी का रास्ता पूरा खुला हुआ है, ब्रिज पूरा चल रहा है, चारों तरफ जो है हमारी बर्फ को हटाने की कार्रवाई चल रही है, टेंट कॉलोनीज बन रही हैं और हमारे पक्के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। रास्ता है उसको भी साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने दावा किया है यात्रा सीजन में ठहरने का पूरा इंतजाम किया गया है, लिहाजा भीड़ प्रबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं BSNL की मदद से
3G और सैटेलाइट फोन की सुविधा मुहैया कराने की भी तैयारी हो रही है, जो कि सोनप्रयाग और बद्रीनाथ में उपलब्ध होगी, जबकि केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी मुहैया कराने की योजना है। हमने BSNL से कहा है कि जिन क्षेत्रों में हमारे केबल्स जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ध्वस्त हो गए थे, उनमें उनको दोबारा लगाएं और 3G की सुविधा प्रदान करें, ताकि जो मीडिया है, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से वो आदमी अपनी चीज को शेयर करना चाहता है तो वो भी शेयर कर सके। तो 3G को भी हम गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ले जाने का प्रयास करेंगे। इस बार की चारधाम यात्रा प्रदेश सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यानी अगर यात्रा के शुरुआती दिन सफलता से निकल गए तो सरकार के सिर सेहरा बंधेगा, नहीं तो उन्हें बड़ी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ेंगी। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चारधाम यात्रा को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं जो देश के चारों कोने में स्थित चार धामों के दर्शन नहीं कर पाता, वो उत्तराखंड में जाकर इन चार धामों के दर्शन कर लेता है। देखिए एक रिपोर्ट। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण। चारधाम यात्रा को पुण्य की यात्रा कहा गया है। कहते हैं गिरते पड़ते जिसने भी चारों धाम के दर्शन कर लिए वो तर गया, यानी उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। यही वजह है अनादिकाल से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान हर कोई चारधाम यात्रा पर जाते रहे हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इसे छोटी चारधाम यात्रा भी कहा जाता है। कहते हैं बड़ी चारधाम यात्रा यानी देश के चार कोनों में स्थापित चार धामों की यात्रा का सामर्थ्य जिसमें नहीं है, वो छोटी चारधाम यात्रा से पुण्य कमा सकते हैं। उन्हें छोटी चारधाम यात्रा से ही बड़ी चारधाम यात्रा का पुण्य मिल जाता है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है, जहां सबसे पहले श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद आगे की यात्रा पर निकलते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु सबसे पहले यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं, जहां उन्हें यमुना जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं यमुना जी सूर्य की पुत्री और यम की बहन है। उनकी दिव्य शिला के दर्शन और स्नान से दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है। कहते हैं पतित पावनी माँ गंगा का अवतरण धरती में कल्याण के लिए हुआ। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। गंगोत्री में उनकी दिव्य शिला के दर्शन और स्नान से श्रद्धालु अपने और अपने पुरखों के पुण्यों में वृद्धि करते हैं। इसके बाद तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम है। कहते हैं यहाँ भोले के दर्शनों से भक्त शिवमय हो जाते हैं और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ वहाँ प्रवास कर रहे हैं और जब द्वापर में पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्त के लिए हिमालय पर भटक रहे थे, तब स्वयं भगवान केदारनाथ ने पांडवों को दर्शन देकर गोत्र हत्या के पाप से मुक्त किया। आगे बढ़ते उधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार की तैयारियां आधी अधूरी हैं। उनके मुताबिक केदारनाथ में केंद्र सरकार की संस्था निम ने जहां जहां कार्य किया है वहां हालात ठीक नहीं है। ये चार धाम को लेकर लगातार बातें आ रही हैं। पक्ष कह रहा है कि तैयारियां पूरी हैं और विपक्ष सवाल उठा रहा है। भगता पूरे क्षेत्र में होके आए हैं। भगता, किस तरीके से आपको लगता है स्थितियां चार धाम को लेकर? देखिए, चार धामों में से जहां तक केदारनाथ जी का सवाल है, जहां भीषण आपदा सबसे ज्यादा आई थी, आपदा तो पिथौरागढ़ भी आई, आपदा तो थराली नारायणगढ़ भी आई, पिंडर भी आई, लेकिन वहां सबसे ज्यादा आपदा आई। वहां ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इनका सौभाग्य था कि केंद्र सरकार के एक संस्थान है नेहरू पर्वतारोहण, और उसके जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, कर्नल कोठियाल, वो एक बहुत उत्साही नवयुवक है और उन्होंने वर्षा बर्फ
सबके बीच में वहाँ काम किया है। यदि वहाँ केदारनाथ में थोड़ा बहुत काम करने का किसी को श्रेय जाता है तो भारत सरकार की जो संस्थान निम है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये उसको जाता है। और विशेष करके उसके जो प्रिंसिपल है मिस्टर अजय कोठियाल, कर्नल कोठियाल, ये उनको जाता है। और उन्होंने उनके जो सारे साथी हैं पर्वतारोहण के, उन्होंने पर्वतारोहण की जगह पर उनको वहाँ काम में लगाया, सड़क भी बनाई, बिल्डिंग भी बना रहे हैं। तो जहाँ तक ही सरकार का सवाल है, अगर आप उसके बाद नीचे आ जाइए, मैं पैदल आया वहाँ से केदारनाथ नीचे, तो मैंने देखा कि जहाँ तक उनकी सड़क है वहाँ तक ठीक बनी है, बाकी नीचे जहाँ तक उत्तराखंड की सरकार के हाथ में, वहाँ सड़क के हाल बेहाल है। केदारनाथ यात्रा के मद्देनजर जिला आपूर्ति विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी की माने तो विभाग ने 40,000 लीटर मिट्टी तेल और 1500 गैस सिलेंडर की डिमांड शासन को भेजी है। कुल 213 भवन थे आपदा के बाद जो वहां पर विभिन्न अवस्था में अवस्थित थे। इसमें लगभग जो 46 सरकारी भवन थे उनका हमारे द्वारा ध्वस्तीकरण कर दिया गया था। वर्तमान में जो निजी भवन वहां पर खड़े हैं उनके संबंध में नेगोशिएशन चल रही है। फर्जी आईएएस रूबी चौधरी को जेल भेज दिया गया है। देहरादून में मेडिकल टेस्ट के बाद रूबी को जेल भेजा गया है। सोमवार को रूबी के वकील जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। इससे पहले रूबी को फिर मसूरी लाया गया, जहां उनसे गांधी चौक, मिल्की राम एंड सन्स कपड़ा व्यापारी और शिवम गेस्ट हाउस में पूछताछ की गई, जहां एक बार फिर रूबी चौधरी ने एलबीएस के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन पर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने ही उनसे यहां पर ड्रेस बनवाने की बात कही थी। आपको बता दें कि मिल्की राम एंड सन्स ने ही कपड़ा खरीदार ड्रेस सिलवाई गई थी। वहीं शिवम गेस्ट हाउस का रजिस्टर भी एसआईटी ने जब्त किया है। इस गेस्ट हाउस में रूबी कई बार रुकी थी। चौधरी बार बार एक ही शख्स का नाम ले रही है, उस शख्स से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। अभी हमारे ये भी कहा कि जो टैक्सी स्टैंड जहाँ से इसको टैक्सी प्रोवाइड कराई गई थी उससे इंक्वायरी नहीं हो रही है। परसों नैनीताल में उसको प्रताड़ित किया गया, जिससे उसका अभी भी आप देख रहे होंगे तो उसकी हालत ठीक नहीं है। अल्मोड़ा में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने फर्जी आईएएस प्रकरण में जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित संस्था में फर्जी आईएएस बनकर घुसपैठ का मामला काफी गंभीर है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसकी जांच जरूरी है और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए दोषियों को दंडित किया जाए। तो फर्जी आईएएस मामले में प्रदेश सरकार ने केंद्र को अपने स्तर से जांच करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी पहलुओं से जुड़े तथ्य केंद्र को उपलब्ध करा दिए हैं, लिहाजा केंद्र अपने स्तर से जांच करवा सकता है। पौड़ी के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने 5 हत्याओं के आरोपी सीरियल किलर राशिद उर्फ बूढ़ा और उसके साथ ही हिमांशु थापा उर्फ बिट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को वरुण हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है। वरुण पांडे पौड़ी के कजीखाल के रहने वाले थे और पंजाब में टीचर थे, जो 31 जुलाई 2010 को कोटद्वार पहुंचे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। जिसके बाद छानबीन में वरुण का मोबाइल हिमांशु थापा के पास मिला, जिसके बाद हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस ने इस मामले में 15 गवाह प्रस्तुत किए न्यायालय के समक्ष और आज उसमें इस मामले में निर्णय आया है। इस मामले में अभियुक्त राशिद और हिमांशु थापा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।